बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी क्लासेस में। और आप देखिए, हम कक्षा 8 में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके राइटर है अरविंद कुमार सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था चिट्ठियों का अर्थ होता है पत्र। इसको कई भाषाओं में इसके कई नाम हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि चिट्ठियों का अपना एक अलग ही मजा है, जो आपके एसएमएस में नहीं है, जो आपके ईमेल में नहीं है, जो आपके फैक्स में नहीं है। चिट्ठियों में व्यक्ति विशेष के भावों का प्रकाशन है। और उसके साथ साथ बच्चों, अगर आप अपनी मम्मी को, अपने किसी सहेली को, अपने किसी दोस्त को अगर जब पत्र लिखते हैं, तो आप मोबाइल पे जब चैट करेंगे तो वो काफी फॉर्मल होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, जब चिट्ठी लिखने बैठेंगे ना, तो आपकी मन की भावनाएं जिस प्रकार व्यक्त करना चाहते हैं, जिस शैली में व्यक्त करना चाहते हैं, उसको लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही अलग हो सकता है और वो बहुत ही अच्छा लगने वाला हो सकता है। दूसरी बात बच्चों, चिट्ठियों को सहेज के रखा जा सकता है। चिट्ठियों को जब मन करे वापस पढ़ा जा सकता है। और जब हम इन चिट्ठियों को पढ़ते हैं वापस, तो वो चिट्ठियां हमें उस समय की याद दिलाती है कि हमने किस क्षण में कौन से भाव में ये चिट्ठी लिखी थी। और कभी कभी हम सरप्राइज भी होते हैं कि अच्छा, उस दिन मैंने ऐसा सोचा था और मैंने ये सोच के इसमें लिखा था। तो चिट्ठियां वास्तव में एक, कह सकते हैं, हम कह सकते हैं खुशियों का पिटारा हो सकती है ना। आइए आप और हम वापस इसके भाग 2 को पढ़ते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में बच्चों यहां तक पढ़ लिया था। हम आ गए थे महात्मा गांधी के विषय में, और हमने ये भी पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के लिए क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे। तो आप देखेंगे जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे, गहराई में जब जाएंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। बच्चों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उसका कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। क्योंकि वह सीमा पे जहां तैनात खड़े हैं अपने घरों से दूर, तो चिट्ठियां उनको बहुत अच्छी लगती है। लिखा एक दौर था जब लोग पत्रों को महीनों इंतजार करते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था। और अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों ने विकास की दूरी को क्या कर दिया है बच्चों, घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, और आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब आपके पास में क्या है बच्चों, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को, पुरखों कहते हैं बच्चों पिछली पीढ़ी के जो हमारे लोग हैं, ठीक है, और संजोकर विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में रख रखा है। बड़े बड़े लेखकों के, पत्रकारों के, उद्यमी कहते हैं, जो व्यवसायी होते हैं बच्चों, जो व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन उनको कहते हैं। कवियों के, प्रशासक के, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। आज इस पर बच्चों क्या हो रही है, खोज हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर आज जैसे संचार साधन होते, तो पंडित नेहरू जो है अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। किस तरह से एक पिता ने अपनी पुत्री के लिए क्या लिखे, पत्र लिखे, और जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आपको पता है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री के लिए जो पत्र लिखे हैं, उनको आपके स्कूली करिकुलम में, आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तब देखेंगे पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस संदेशों को आप नहीं रख सकते, उनको आप भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, नहीं। तमाम महान हस्तियां, जो भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए उनके पत्र ही है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके पत्र हमारे साथ में है बच्चों। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा गया है। आज लोगों के पास वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पत्र अगर हैं किसी के
धरोहर के रूप में लिखे गए थे वो किसके? महात्मा गांधी के। दुनिया के तमाम संग्रहालय या जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। देखिए, हम इन पत्रों के माध्यम से किसी भी समाज की संरचना को समझ सकते हैं कि उस समय क्या होता था, कैसे लोगों की रुचियां थी, क्या समाज में चल रहा था। ठीक है, आप देखेंगे कि भारत में आजादी के पहले जो संग्राम हुआ था, ठीक है ना, और उन दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसर थे, जब वो अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे, ठीक है, तो वे आगे चलकर बड़ी महत्व की पुस्तक तक बन गए। उन अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवार वालों को बताया कि भारत के लोग अपनी आजादी को लेकर कितने आतुर है, वो किसी भी तरह का क्या कह सकते हैं, एक त्याग करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसे वो जो पत्र हैं उनसे तो बच्चों पुस्तक तक बन गई है। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। जमीनी मजबूती का अर्थ है कि कितना महत्वपूर्ण था, कितना शक्तिशाली था, कितना प्रयास किए गए थे आजादी को पाने के लिए। देखेंगे बच्चों, संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ, तह का अर्थ होता है परत गहराई, संजोना यानी क्रम में रखना, मिसाल उदाहरण बेसब्री बेचैनी। और हम देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आप अपने विवेक से भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं। और अब मैं तो ये कहूंगी, चिट्ठियों का मजा, चिट्ठियों का आनंद, मेरी प्यारी चिट्ठियां, बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। सभी के मन में पत्र पाने की उत्सुकता क्यों बनी रहती है? पत्र में किसी न किसी के भाव और संदेश होते हैं, हम उनको जानना चाहते हैं, जिज्ञासा के कारण उत्सुकता बनी रहती है। हमारे सैनिक पत्रों का इंतजार उत्सुकता से क्यों करते हैं? हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर होते हैं और वह चिट्ठियां अपने प्रियजनों का संदेश लेकर आती है, इसलिए वे उत्सुकता से उनका इंतजार करते हैं। आज पत्रों की जगह अन्य कौन कौन से संचार साधन हो गए हैं? आज पत्रों की जगह बहुत सारे संचार के साधन हैं, जिसमें आप ले सकते हैं आपका मोबाइल है, उसके साथ इंटरनेट है। ठीक है, इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, संचार के साधनों का नाम लिख सकते हैं। बात करते हैं, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। देखिए, जो आप महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता, उनको दुनिया भर के लोग पत्र लिखते थे और पत्र में देखिए पता क्या होता था, महात्मा गांधी इंडिया। और वे जहां भी रहते थे वहां तक वह पत्र पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियां, यानी आजादी का जब आंदोलन चल रहा था बच्चों, तो दिग्गज का अर्थ होता है महान, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में जब पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी कि उनकी बराबरी का कोई व्यक्ति नहीं था। जब किसी व्यक्ति का पत्र आता था तो वो आत्मीयता से पढ़ते थे, उसके विचारों को समझते थे, और कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। यानी देखिए, महात्मा गांधी बिल्कुल आलसी नहीं थे, अपने किसी भी काम को दूसरों पर नहीं छोड़ते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, आप और हम सब एक हाथ से लिखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की कार्यकुशलता दिखिए कि वो दूसरे हाथ से भी लिखना शुरू कर देते थे, और तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायक का अर्थ होता है बच्चों नेता, के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग, उनके पत्रों को आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। इन बड़े बड़े लोगों ने जो पत्र लिखे, उन पत्रों के आधार पर एक नहीं, दो नहीं, कई भाषाओं में उस समय क्या हुआ, किताबें लिखी गई है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। बच्चों, आपने नाम सुना होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, वह इंपॉर्टेंट कागज जो किसी भी विषय से संबंधित क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनको क्या कहते हैं, दस्तावेज। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। आपने कवि का नाम सुना होगा, सुमित्रा नंदन पंत, जिसे कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो कवि पंत ने जो पत्र लिखे, तो देखो पंत के कितने, एक नहीं, दो नहीं, 200 पत्र बच्चन के नाम। बच्चन कौन है यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन। और निराला के पत्र हमको
निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा था, पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यानी कि पत्रों से संबंधित ही बहुत सारी पुस्तकें आज आपके सामने मार्केट में उपलब्ध हैं। यदि आप ऐसा इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी रुचि ऐसी है, तो आप उन किताबों को लेकर पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं, जो राइटर हैं, आपके लेखक हैं, ठीक है, वो खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जब उनके सामने नए नए लेखक आए और वह लेखक जब उनको पत्र लिखते थे, तो वह भी उसका जब उत्तर देते थे तो उसमें प्रेरणा भरी होती थी, उनका वो मार्गदर्शन करते थे। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, बड़े ही जागरूक, तत्पर। ऐसा नहीं कि आया है कोई पत्र तो हम 4 दिन बाद उसका जवाब देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। देखिए, ये महान महान लोगों के सबके नाम आ गए हैं। अभी आपने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, दयानंद सरस्वती, सभी के महान महान हस्तियों के नाम आपने पढ़े ही हैं। महात्मा गांधी, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी इन दोनों के बीच खुद के पर्सनल रिलेशन भी कैसे थे, वो किस विषय पे बात करते थे और उस दौर की क्या बातें थी, समाज में जो कुछ चल रहा था उस बात को लेकर उनकी मन की क्या दशा थी, ये सारी बातें आपको इसमें मिलेगी। ये सारे तथ्य, ये विचार आपको इस पुस्तक में मिल सकते हैं। देखेंगे, दिग्गज का अर्थ होता है बच्चों मशहूर, प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा का पत्र, दस्तावेज यानी विधिक लेख, सनद। आप जब स्कूल में पढ़कर अपने प्रगति पत्र लेकर जब नौकरी करने जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट लेकर आइए, ठीक है। ये विधिक लेख जो ये प्रमाणित करता हो कि आपने शिक्षा कहाँ पाई है, आप कितने शिक्षित हैं, आप किस कला में कुशल हैं, तब जाकर वो क्या बनते हैं बच्चों, डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका आधार कार्ड है ना, जैसे कि आपका पैन कार्ड है, ये सब क्या है बच्चों, एक तरह के दस्तावेज है। देखेंगे, प्रेरक यानी प्रेरित करने वाला, मुस्तैद का अर्थ होता है सजग, सतर्क, मनोदशा का अर्थ होता है दिमाग की स्थिति। गांधी जी पत्रों का जवाब कैसे देते थे? गांधी जी पत्रों का जवाब तुरंत देते थे और उसके साथ कई बार ऐसा होता था कि वो थके हुए होते थे तो वो अपने दाहिने हाथ से ना लिखकर बाहिने हाथ से भी लिख लेते थे। किस मामले में गांधी जी का कोई जोड़ नहीं था और क्यों? पत्र व्यवहार के मामले में गांधी जी का कोई जोड़ नहीं था क्योंकि वह पत्रों को लेकर बड़े ही मुस्तैद थे, तत्पर थे। और अभी ये जो मैंने बात बोली दायां और बायां, तो उसके क्योंकि पहली बात तो पूरे आपने देखा होगा कि दुनिया भर के पत्र सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे, तो इतने पत्रों का जब वो जवाब देते थे तो निश्चित रूप से उनका लेखन कौशल और लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आप लिख सकते हैं दिग्गज हस्तियां और पत्र, उसके साथ लिख सकते हैं महात्मा गांधी और पत्र, ठीक है ना। और आप इसमें आपको जो कुछ अच्छा लगा उस आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसका शीर्षक दे सकते हैं। गांधी जी के पास दुनिया भर से पत्र किस पते से आते थे? अभी मैंने बताया कि गांधी जी के पास बच्चों दुनिया भर के पत्र आते थे महात्मा गांधी इंडिया के नाम से। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। अंडरलाइन करेंगे, घर घर तक इसकी पहुंच है। किसकी? चिट्ठी की। संचार के तमाम उन्नत साधन जितने भी डेवलप्ड आपके पास क्या है, सोर्सेस हैं किसके? संचार के साधनों का, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो फैक्स हो, उसके बावजूद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। लेकिन जो इंपॉर्टेंस, जो महत्व, जो क्या कह सकते हैं ना स्थान, महत्वपूर्ण स्थान किसका है? चिट्ठी का है, वो एक अलग ही है।
शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों में या फिर झोपड़पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ी लोग। देखिए आपके सामने यहाँ हर तरह के लोग बता दिए हैं, अमीर भी बता दिए तो गरीब भी बता दिए। देखिए झोपड़पट्टी में तो गरीब लोग रहते हैं, उसके साथ आपने देखा होगा कि हम तो राजस्थान में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुर्गम जंगलों में घिरे जो गांव है वहां रहते हैं, जहां जाना बड़ा ही कठिन है। कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ गिरती रहती है वहां रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में, और कुछ लोग समुद्र तट पर रह रहे हैं मछुआरे जो, और कुछ आपने देखा रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे हैं। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। बच्चों वहां यदि आपका अति आधुनिक साधन हो या ना हो, लेकिन आज भी पत्रों का व्यवहार जिससे पहले की व्यवस्था में होता था वैसे होता ही रहता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, जाते हैं और पता करते हैं कि डाकघर में हमारे नाम का कोई पत्र आया है या नहीं आया है, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। बहुआयामी का अर्थ होता है बेटा बहुत सारे जिसके फायदे होते हैं। देखेंगे बच्चे दूर देहात में लाखों गरीब घरों में, आज दूर दूर तक जहां कहीं ग्रामीण परिवेश में, देहात में, गांवों में जहां लोग रह रहे हैं, गरीब चूल्हों में, गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। सोचिए जिनके घरों के लोग बाहर कमाने गए हैं वो मनी ऑर्डर से अपने घर क्या बेचते हैं, पैसे बेचते हैं। आज का युग थोड़ा तकनीकी युग हो गया, तो आपके पास मुझे पता है मोबाइल से ही आप क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, पे हो जाता है, ठीक है, पेटीएम वगैरह की सुविधा है, लेकिन सबके पास बच्चों ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आज भी जो गरीब घर के लोग हैं उनके चूल्हों के जलने का मतलब है कि वहां की आवश्यकताएं कैसे पूरी होती है, मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से होती है। उनके परिवार के लोग पैसों को क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसफर करते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। और जब गांव के उन गरीब परिवारों में डाकिया लेकर जाता है, कई महीनों, 2 महीनों बाद या 1 महीने बाद क्या बच्चों, मनी ऑर्डर, वो पैसे लेके जब पहुंचता है तो वो क्या समझा जाता है, एक अच्छा ईश्वर का देवदूत यानी फरिश्ता माना जाता है कि परमात्मा ने हमारी सुन ली, ये देखो मनी ऑर्डर ले आया, और उसमें जो मनी है वो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चों काम आएगी। तो हम देखते हैं कि गांव में जो डाक व्यवस्था है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि वह व्यवस्था अर्थव्यवस्था को चलाती है, और गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिये का भी क्या है, बड़ा ही महत्व है, उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है, उसके साथ कुशल व्यवहार किया जाता है, उसका इंतजार किया जाता है, और सबसे बड़ी बात बच्चों उसे देवदूत या फरिश्ता समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सबके विशेष पूरी करता है। इसी के साथ ही देखेंगे हम इसके कुछ शब्दार्थ। अब देखेंगे आप कि शब्दार्थ में देखेंगे कि दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जाए, ढाणी यानी अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। गुडविल का अर्थ होता है बच्चों अच्छी छवि या साख। अगर आप अपनी क्लास में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, या ईमानदार हैं, या रेगुलर आने वाले हैं, या फिर अपनी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो आपकी गुडविल है टीचर्स के सामने, ठीक है, उसको कहते हैं अच्छी छवि। बहुआयामी का अर्थ होता है अनेक उद्देश्य, आलीशान का अर्थ होता है शानदार, हैसियत यानी महत्ता, औकात, देवदूत का अर्थ होता है बच्चों फरिश्ता। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो हम कहेंगे इसका शीर्षक ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, जैसे पत्र का महत्व, उसके साथ देवदूत गांव में, ठीक है, किन किन लोगों को पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है, गांव के लोगों को, देहात के लोगों को, हमारे सैनिकों को और परिवार के प्रियजनों को। दूर देहात के लिए पत्रों का क्या महत्व है, जहां संचार के साधनों का अभी तक कह सकते हैं विकास नहीं हुआ है, या दूर देहात के जो लोग हैं जहां अभी ये संचार साधन नहीं पहुंचे हैं, वहां पत्रों का बड़ा ही महत्व है, पत्रों के माध्यम से ही वहां की व्यवस्थाएं चलती है। किनकी बहुआयामी भूमिका दिखाई देती है, पत्रों की, या कह सकते हैं डाकघर की
बहुआयामी भूमिका दिखाई देती है। इसी के साथ ही बच्चों हमारा यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और हम लेखक परिचय के साथ फिर प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।